Alright, good morning. We are again back with another lecture of excretion and osmoregulation. अब तक दो मॉड्यूल, दो lectures हो गए हैं. The third section which we'll be talking about is again continuing renal anatomy. Renal anatomy में हम लोग आज बात करेंगे structure of nephron. One of the most important section from the exam point of view, from the NCERT point of view, from your NEET point of view. ठीक है. अब 10th स्टैंडर्ड में हमने नेफ्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है. कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें याद नहीं होंगी, बट यहाँ पे we'll have to polish the knowledge which we already have, right? और कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड करेंगे in this particular section. ठीक है. Let's get started with renal anatomy and structure of nephron. अब नेफ्रॉन के बारे में अगर बोलना चाहे तो व्हाट इज नेफ्रॉन? बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. It is the structural and functional unit of kidney. ठीक है. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मतलब किडनी का मेजर जो फंक्शन है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हार्मोन्स के लिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं नेफ्रॉन के वो काम करते हैं. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हाँ, मतलब आप टोटलिटी में पूरे किडनी को ओवरऑल फंक्शन को अगर आप देखोगे उसकी एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन इज डूइंग द एंटायर फंक्शन. हेंस इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ different type of epithelial cells. That is what we will be talking about. The diagram is already made on the board, correct? तो डायग्राम को पहले समझते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. What you can see on this diagram, on this board, is a type of juxtamedullary nephron. अब juxtamedullary nephron या पहली बार सुन रहे मेरे को पता है, राइट? तो हम लोग बात करेंगे after we are done with this entire structure of nephron, we will be talking about types of nephron. ठीक है बेटा? चलो. So when we talk about the structure of nephron, अब NCERT में structure of nephron को हम लोग ने दो हिस्सों में बांटा है. ठीक है. हम उसको according to NCERT भी पढ़ेंगे, according to correct knowledge भी पढ़ेंगे. ठीक है. So a nephron can be further classified or further divided into two regions. दो रीजन में हमने इसको डिवाइड किया है. The first region is called as renal corpuscle. रीनल का मतलब पता है, ठीक है, रीनल एसोसिएटेड विद किडनी. कॉर्पसल का मतलब है पार्टिकल. ठीक है. रीनल कॉर्पसल एंड द अदर सेक्शन इज रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है. रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल. अब रीनल कॉर्पसल्स को ही मैं बोलूंगा मैल्फिजियन बॉडी. रीनल कॉर्पसल इज आल्सो कॉल्ड एज मैल्फिजियन बॉडी or also called as Pygmalion. Corpuscle. ठीक है. रीनल कॉर्पसल का दूसरा दो नाम है. एंड रीनल कॉर्पसल किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ, अगेन इट इज मेड अप ऑफ, रीनल कॉर्पसल इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस. इट इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस Bowman's capsule. ग्लोमेरुलस प्लस Bowman's capsule मतलब सिर्फ इतना हिस्सा जो है, only this much part. ठीक है. I'm not disturbing the diagram here, but this much part, including your glomerulus and your Bowman's capsule, that part of the nephron is called as renal corpuscle. ठीक है. बाकी का जितना भी पार्ट बचता है that is called as nephric tubule. That is, it includes PCT plus NOH plus DCT plus collecting tubule and collecting duct. ठीक है. अब ये है according to this particular division is given according to your NCERT. ठीक है. But to be precise, to be very perfect on the particular concept, हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं. ठीक है. NCERT बोलता है कि नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल. बट टेक्निकली व्हेन यू टॉक अबाउट नेफ्रॉन इज अगेन डिवाइडेड इनटू, हम दो अलग सेक्शन में पढ़ेंगे. पहला सेक्शन है सिर्फ ग्लोमेरुलस, बिकॉज़ व्हेन यू टॉक अबाउट Bowman's capsule एक अलग सा पार्ट नहीं है ना बेटा, है ना. Bowman's capsule is just a extension. It is a continuous
एक्सटेंशन ऑफ पीसीटी। डिफरेंस क्या है? सिर्फ वो एक कप शेप बन गया है, डायमीटर में डिफरेंसेस है, अदरवाइज ये एक मॉडिफिकेशन ही है ट्यूब का, राइट? जिसे हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब वेरिंग इन डायमीटर। दिस इज नेफ्रिक ट्यूब्यूल और रीनल ट्यूब्यूल इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब डिफरिंग इन डायमीटर। देखो यहाँ पे वो कप शेप का बन गया है, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे डायमीटर अगेन ज्यादा है। सो इट इज डिफरिंग इन द डायमीटर, दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेफ्रॉन। आपके लिए आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है। नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दैट इज रीनल कॉर्पस। अभी एनसीईआरटी ने बोमेन्स कैप्सूल को एज अ पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया, बट टेक्निकली बोमेन्स कैप्सूल कम्स अंडर रीनल ट्यूब। ये बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर सेक्शंस। हमने बात किया ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी बात कर लिया। पीसीटी इज दिस। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? प्रॉक्सिमल। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्योंकि इट इज प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है बेटा? प्रॉक्सिमल refers to near, convoluted refers to, convoluted का मतलब क्या है? completely coiled, ठीक है? LOH का मतलब क्या है? LOH stands for loop of Henle, LOH stands for loop of Henle, is that right? अब loop of Henle के दो हिस्से हैं, descending limb and ascending limb, descending limb of LOH, ascending limb of LOH, ठीक है? और ये है मेन लूप ऑफ LOH। परफेक्ट, ठीक है? DCT का फुल फॉर्म मैं नहीं बताता, अब वीडियो में बताना पड़ेगा। DCT का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? पहले CT का फुल फॉर्म और CT का फुल फॉर्म मैंने लिखा, ठीक है? CT is collecting duct and CT is collecting tubule, CT is collecting duct, ठीक है? So now we'll take up one section and we'll try to understand कि इसके अंदर क्या है। और आपको और एक चीज ही ध्यान रखना है यहाँ पे, that ये तो हो गया नेफ्रिक ट्यूब्यूल का पार्ट, बट जो ब्लड सिस्टम का पार्ट है, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस और ब्लड एंटर्स द नेफ्रॉन थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल। रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट का मतलब आना, एंड द ब्लड लीव्स द ग्लोमेरुलस बाय इफरेंट आर्टेरियोल। कैरेक्टरिस्टिकली एक चीज आपको नोटिस करना है कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इज लार्जर एंड इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट हम यूरिन फॉर्मेशन में बात करेंगे, ठीक है बेटा? चलो, सो इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। इफरेंट आर्टेरियोल देन ब्रांचेस आउट टू फॉर्म पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूब्यूलर, ये ट्यूब्यूल्स के अराउंड बहुत सारा रिच कैपिलरी नेटवर्क है, एग्जैक्टली सिमिलर टू समथिंग कॉल्ड एज एल्वियोलाई। हमने एल्वियोलाई बनाया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और एल्वियोलाई के अराउंड हमने कितना रिच कैपिलरी नेटवर्क बनाया था, करेक्ट? वैसा ही रिच कैपिलरी नेटवर्क ये ट्यूब्यूल्स के अराउंड है, is that right? So peritubular capillary network. Okay, now I told you that this is a juxtamedullary nephron. अब juxtamedullary nephron की स्पेशलिटी क्या है कि इसका आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में है, आधा हिस्सा इज इन दी मेडुला। So what lies in the cortex we have already done in the last class. What lies in the cortex? Renal corpuscle, PCT, DCT, and a part of CT. Correct? What lies in the medulla? Loop of Henle and CT or CT. Is that very clear? ठीक है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं juxtamedullary, क्योंकि इसका आधा हिस्सा मेडुला में लाई करता है, आधा हिस्सा मेडुला में लाई करता है, ठीक है बेटा? Okay, since the loop of Henle in this section, loop of Henle in this nephron, my mistake, the loop of Henle in this nephron is comparatively larger or longer, correct? तो इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ऐसे स्ट्रेट जाते हैं, स्विंग के जैसे। स्विंग समझते हैं ना? स्विंग मतलब झूला। तो स्विंग के जैसे स्ट्रेट जाने वाले वेसल्स को बोलते हैं वासा रेक्टा। रेक्टा का मतलब क्या है? रेक्टा का मतलब है स्ट्रेट, ठीक है?
वाजा refers to vessels. So ये इसको नाम ही ऐसा दिया है. अभी वाजा रेक्टा का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. We will talk about this particular function in the next class. Is that right? जब हम यूरिन फॉर्मेशन बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन is again a little complicated section of the chapter. But don't worry, we will be learning it in a very interesting manner. हम रसगुल्ला बनाना सीखेंगे, है ना, और उसको कोरिलेट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन से. ठीक है बेटा, चलो. All right, moving ahead. अब हमको एक एक सेक्शन लेना है और हर एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो पहला सेक्शन हम लोग बात करेंगे मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल. मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स. अब रीनल कॉर्पसल्स में, रीनल कॉर्पसल इज मेड अप ऑफ टू सेक्शंस. आई टोल्ड यू टू सेक्शन, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है बेटा, ठीक है. अब ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टफ्ट, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. अब टफ्ट का मतलब आपको पता है, मेरे को ये वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन द वीडियो लेक्चर. ठीक है, टफ्ट का मतलब पता है. टफ्ट का मतलब क्या बेटा? इट इज अ सुपर टैंगल्ड पीस ऑफ मास. ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. और ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरी एक स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन वाले कैपिलरीज है. ठीक है, व्हाट आर द स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन? दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. सर्कुलेशन चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिलरीज बताया था. करेक्ट? टाइप्स ऑफ कैपिलरीज में पहला कैपिलरी पढ़ा था कंटिन्यूअस कैपिलरी, जो बाकी सब बॉडी में होते हैं. थ्रू आउट द बॉडी इट इज कंटिन्यूअस कैपिलरीज. स्पेसिफिकली नेफ्रॉन इट इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, एंड इन द हेपेटिक लोब्यूल इट इज साइनुसॉइड्स, जो और फटे हुए कैपिलरीज है. ठीक है बेटा, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ इसके हिसाब से हम लोग आगे की मॉडिफिकेशंस बात करेंगे. Right clear? ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. वी कम बैक टू दिस सेक्शन. अब टॉकिंग अबाउट बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर. अब ये कप शेप स्ट्रक्चर है, व्हिच इज, ये कप शेप स्ट्रक्चर और ये कप के अंदर ग्लोमेरुलस बैठा है. ये बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस बैठा है. करेक्ट? सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल एक स्क्वैमस एपिथेलियम. ये देखो कप है ना, तो आई टोल्ड यू पूरा नेफ्रॉन किससे बना है? एपिथेलियल सेल से. करेक्ट? ये हमने टिश्यूज चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो कप शेप स्ट्रक्चर है, तो कप शेप स्ट्रक्चर को बनाने वाले सेल्स कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, तो बोमैन्स कैप्सूल के दो मेम्ब्रेन हैं. इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर होल्डिंग ग्लोमेरुलस. सो इसके दो सेक्शन है. इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, कौन से एपिथेलियल सेल्स? दीज आर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. अब बोमैन्स कैप्सूल के दो हिस्से हैं. ठीक है, दो हिस्से कौन से हैं बोमैन्स कैप्सूल के? द अदर फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज विसरल लेयर. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज विसरल लेयर, एंड द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर. ठीक है, visceral layer and parietal layer. Visceral layer which is connected to capillaries. ठीक है, parietal layer is away from the capillaries. A parietal layer is made up of simple squamous epithelium. ठीक है, visceral layer is made up of, visceral layer is, parietal layer किससे बना है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. visceral layer किससे बना है बेटा? visceral layer is also made up of modified, it is also made up of modified squamous epithelium. modified squamous epithelium. अब ये modified squamous epithelium को हम बोलेंगे स्पेशल टाइप के सेल्स, जिसको बोलेंगे podocytes. Is that right? स्पेशल टाइप के सेल्स.
विजुअल लेयर किससे बना है बेटा? पोडोसाइट्स। पोडो का मतलब क्या है? पोडो का मतलब है फुट और साइट्स का मतलब है सेल्स। Is that right? So modified squamous epithelium, podocyte, podocyte that is, podocytes are foot-like cells, cells which are modified into a structure called as foot, जिसको foot-like projections हो, लंबे-लंबे projections हो, ठीक है? So glomerulus इससे बना है, visceral layer, parietal layer। अब और डिटेल में हमको पढ़ना है कि ऐसा क्या होता है, what happens in the kidney, what is this एनाटॉमिकली और बायोलॉजिकली एक अपैरेटस बना है किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है। इट इज जस्ट प्योरली जो आपके घर पे आरओ प्यूरिफायर होते हैं, एक्वागार्ड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो उसमें जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है, द सेम, ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड बाय योर किडनी। सच अ स्मार्ट ऑर्गन, राइट? आपके ब्लड में से कंटिन्यूसली, बिकॉज व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी में देयर आर सेवरल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स which are being circulating day by day। हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड इतना भी प्योर नहीं होता, इतना भी ऑर्गेनिक नहीं होता। a little amount of pesticide, a little amount of any particular component जो टॉक्सिन्स के फॉर्म में बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है? all those things have been cleared by your kidney, but ये कैसा कर रहा है? how is it doing it? how is the nature assigned this job to kidney? तो किडनी के अंदर कुछ तो ऐसा मेटाबॉलिक, कुछ तो ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन होगा, दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है? अब एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन, रीनल कॉर्पस का मेजर काम क्या है बेटा? मेजर काम लिखना है हमको। मेजर काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है? व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस ऑफ द डायमीटर, किसका डायमीटर ज्यादा है? एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इन्फ्रेंट का डायमीटर कम है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ग्लोमेरुलस में कौन से टाइप के कैपिलरीज होते हैं? सो इट इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट ग्लोमेरुलस के बारे में और इंफॉर्मेशन को बात करेंगे। बोमैन्स कैप्सूल के विजुअल पोडोसाइट्स कौन से लेयर में होंगे? विजुअल में होंगे या पैराइटल में होंगे? कॉमन सेंस है बेटा, देखो विजुअल में नहीं होंगे बिकॉज विजुअल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, करेक्ट? ग्लोमेरुलस को ऐसे प्रॉपर्ली अटैच करके रखना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा, तो नहीं जाता, नहीं which ways, but then ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखना पड़ेगा। so that adaptation, that modification is shown by podocytes। is that very clear? ठीक है? अभी हम बात करेंगे with respect to, we are still talking about renal corpuscle, ठीक है? बात करते हैं with respect to modifications aiding ultrafiltration, modifications aiding ultrafiltration, ठीक है? तो तीन टाइप के मॉडिफिकेशन हम लोग बात करते हैं, ठीक है? पहला मॉडिफिकेशन क्या है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। पहला मॉडिफिकेशन क्या है बेटा? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है? दूसरे कैपिलरीज या फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। दूसरा अडेप्टेशन क्या है? स्लिट पोर्स, ठीक है? अब स्लिट पोर क्या है वो बात करते हैं। और तीसरा अडेप्टेशन क्या है? पोरोसाइट्स, ठीक है बेटा? ठीक है? अब आपको ये समझना है कि जो स्लिट पोर है, ये स्लिट पोर है क्या? बेसिकली वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब इमेजिन करो कि कैपिलरी हमने लिया है, इमेजिन करो कैपिलरी का एक सेक्शन लिया है हमने, ठीक है मैडम? और पोडोसाइट कैसे दिखते हैं? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर पोडोसाइट, ठीक है? पोडोसाइट कैसे दिखेंगे? ठीक है? सो द पोडोसाइट्स, दे आर फ्लैट सेल्स, और ये पोडोसाइट्स ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एज फुट लाइक प्रोजेक्शंस, और ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस को नाम दिया है पेडिसेल्स। फुट लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पेडिसेल्स। इज दैट वेरी क्लियर? और ये जो हमने कैपिलरी बनाया है
फेनेस्ट्रेटेड होंगी, इनमें पोर्स होंगे। अब पोर्स होने की वजह से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन विल बी फैसिलिटेटेड, ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब ये जो पोडोसाइट है, ये पोडोसाइट विल फॉर्म इंटरडिजिटेशन, पोडोसाइट विल फॉर्म इंटरडिजिटेशन। ये एक पोडोसाइट है, इमेजिन कर लो बेटा, एक पोडोसाइट है, ये एक पोडोसाइट है, ठीक है। ये पोडोसाइट एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेशन शो करेंगे, समझ में आ रहा है, इंटरडिजिटेशन। कैन यू सी दिस? ओके, और ये इंटरडिजिटेशन के बीच में से पास होता है आपका कैपिलरी। So this is how आप ये चीज देख सकते हो। I really can't show you this particular thing properly. आप imagine कर सकते कि ये कैपिलरी नेटवर्क है, this is one capillary which we have drawn, और ये कैपिलरी में बहुत सारे pores हैं, right? अब ये कैपिलरी जो है, ये कैपिलरी और पोडोसाइट्स के बीच में एसोसिएशन है, ठीक है। दिस इज वन पोडोसाइट जिसने इसको पकड़ के रखा है, ये दूसरा पोडोसाइट आएगा जो इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। सो इट अपीयर्स दिस वे। अब दो कैन यू कॉल दिस एज पेडिसेल, ये फिंगर फुट लाइक प्रोजेक्शंस को पेडिसेल बोलोगे। अब दो पेडिसेल्स के बीच में आपको जगह दिख रही है, दो पेडिसेल्स के बीच में जो आपको जगह दिख रही है, ये जो जगह दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज स्लिट पोर्स। सो अब जो हमने हाथों की गिमिक से बनाया, वी ट्राई टू पुट इट ऑन टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा बेटा आपको? दिस इज ये एक सेल है, सिमिलरली ये दूसरा सेल है, ठीक है। वैसे ही यहां पे एक और सेल आएगा, द डायग्राम लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं आपको ये बताया कि आप मैं एक ही चीज से बना रहा हूं। दिस इज वन पोडोसाइट, इमेजिन कर लो, ये एक पोडोसाइट जो है आपके एक इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि कैपिलरीज पे से पकड़ के रखता है। दिस इज वन पर्टिकुलर पोडोसाइट एंड कैपिलरी का एसोसिएशन। द अदर पोडोसाइट आल्सो कम्स इनटू एक्शन एंड इट फॉर्म्स इंटरडिजिटेशन, वही हमको दिख रहा है, ठीक है। अब द स्पेस बिटवीन टू पेडिसेल्स, क्या आपको स्पेस दिख रही है? ये जो स्पेस है बेटा, ठीक है, these spaces are called as slit pores, ठीक है। और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में फेनेस्ट्रे होंगे, फेनेस्ट्रे का मतलब क्या? अपर्चर। तो तीन अडेप्टेशन क्या है? when the blood will pass through this capillary, already the capillary is fenestrated, मतलब ऑलरेडी कैपिलरी में होल्स है, ठीक है। और एक अडेप्टेशन कर रहा है पोडोसाइट्स के पेडिसेल्स के बीच में भी स्लिट के जैसे जगह मिलती है, जिसके वजह से द प्लाज्मा कंपोनेंट, द वाटर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कैन फिल्टर आउट। These pores are so small and so tiny कि इसमें कोई भी ब्लड सेल पास नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल्स एंड लार्ज साइज प्रोटीन्स, ठीक है। बड़े कंपोनेंट पास करेंगे एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल एंड लार्ज साइज प्रोटीन, रेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड। एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग, ग्लूकोज भी फिल्टर होगा, अमीनो एसिड भी फिल्टर होगा, लिपिड्स भी फिल्टर होंगे, सब कुछ, सॉल्ट्स भी फिल्टर होगा, H+ आयन फिल्टर होंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फिल्टर्ड एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल्स एंड लार्ज साइज प्रोटीन। अगर ब्लड सेल्स जा रहे हैं यूरिन में, अगर ब्लड सेल्स आ रहे हैं, दैट मींस इट्स अ कंडीशन कॉल्ड एज हेमाटूरिया, ब्लड इन द यूरिन और ब्लडी यूरिन, ठीक है। और अगर प्रोटीन जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया की, मतलब दैट इज अ किडनी फंक्शन। ब्लड में से आपके यूरिन में से प्रोटीन्स का पास होना इज अगेन अ वेरी डेंजरस कंडीशन, ठीक है। द पर्सन विल देन लीड टू बिकम प्रोटीनिमिक। प्रोटीनिमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। Proteinemia is deficiency of protein, and proteinemia can be caused due to proteinuria. Is that very clear?
ठीक है, तो ये अडैप्टेशन आपको समझ गए हैं। 3 अडैप्टेशन है फिल्ट्रेशन के लिए। पहला अडैप्टेशन क्या है बेटा, फेनेस्ट्रेट या फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। स्लिट पोर आपको समझ गया कि स्लिट पोर क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन स्लिट पोर्स इज द स्पेस बिटवीन टू पेडिसेल्स। पोरोसाइट क्या है, अ मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैविंग foot like projections, foot like projections। ना समझ गया बेटा, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद करना है कि जनरली एग्जाम में, बिकॉज दिस सेक्शन कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन अ चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जनरली आपको पूछेंगे कि विजुअल लेयर में क्या है, पैराइटल लेयर में क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, एंड दैट क्वेश्चन दे आस्क्ड कि ciliated epithelium, ciliated cuboidal epithelium is completely absent in nephron. Is this statement true? Ciliated का क्या जरूरत है यहाँ पे? What is the role of ciliated epithelium? Ciliated epithelium is associated with pushing और moving the material in one particular direction, है ना। हमारे ट्रेकिया में सीलेटेड एपिथेलियम है जो म्यूकस को या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स के लिए सीप के जैसे एक्ट करते हैं और जो म्यूकस को बाहर या अंदर फेंकने में हेल्प करते हैं, राइट। तो जहां पे सीलिया है वहां पे मूवमेंट है, करेक्ट। सो सीलिएटेड एपिथेलियम, ये जो स्टेटमेंट है सीलिएटेड एपिथेलियम इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन नेफ्रॉन, दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम कहां पे होंगे बेटा, इट विल बी प्रेजेंट नियर द नेक रीजन, ठीक है बेटा। नेक रीजन में सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। अब क्यों है नेक रीजन में, क्यों अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बॉडी ने ये सब चीजें बनाई है। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये कप में बहुत सारा फ्लूइड जमा हो गया, ब्लड में से फिल्टर आउट होकर फिल्टर्ड फ्लूइड जमा हुआ है। दैट फिल्टर आउट फ्लूइड हैज टू बी पास टू द नेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये यहां से पास होकर यहां से निकलना चाहिए रीनल पेल्विस में, करेक्ट। तो जो पास होने के लिए द सीलिएटेड एपिथेलियम, द cilia will move in the downward direction, जिसके वजह से which will help or which will aid the glomerular filtrate to move out or move into the proximal convoluted tubule। क्या समझा बेटा? तो स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा, is that right? Now let's take up the next section. The next section is called as renal tubule। ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है, so you don't need to copy anything from the book। चलो, the next section, ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, proximal convoluted tubule, ठीक है, also referred to as PCT। अब proximal convoluted tubule का मेजर फंक्शन क्या है? proximal convoluted tubule का मेजर फंक्शन है associated with selective reabsorption, associated with selective reabsorption, ठीक है। अब देखो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना है। अब रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए आपके पास एक मॉडिफिकेशन होगा, और या फिर अब्जॉर्प्शन करने के एक मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था इन द इंटेस्टाइन, एंड व्हाट इज दैट मॉडिफिकेशन, विलाय, ठीक है। अगेन विलाय माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। माइक्रोविलाय एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सेल्स के ऊपर होते हैं या फिर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। So what is proximal convoluted tubule made up of? It is made up of simple cuboidal epithelium and more brush bordered epithelium, ठीक है। अब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज नथिंग बट
a modification. It is a modification of simple cuboidal epithelium. Modification of simple cuboidal epithelium. ठीक है बेटा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आर cells with large number of large and long microvilli. ठीक है बेटा, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? जहां पे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होना है, जहां पे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होना है, वहां पे हमको माइक्रोविलाई क्या हेल्प करता है? इट इज हेल्पिंग टू इंक्रीज दी अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. परफेक्ट. ठीक है. सो प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्स ट्यूब्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी बात करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? देखो डायमीटर बड़ी है इसकी, तो डायमीटर हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा है कि छोटे ट्यूब्यूल्स को लाइन करने वाले क्यूबॉइडल, बड़े ट्यूब्स को लाइन करने वाले कॉलमनार. ठीक है. सो यहाँ पे डायमीटर इसकी बड़ी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट बिकॉज द फंक्शन इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो पीसीटी कहां पे लाई करता है? इट लाइज इन दी कॉर्टेक्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज लूप ऑफ हेनले. ओके, लूप ऑफ हेनले. सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन को हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले. ठीक है. लूप ऑफ हेनले का मेजर काम है ऑस्मो रेगुलेशन. लूप ऑफ हेनले का मेजर काम क्या है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन. इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब लूप ऑफ हेनले के भी दो सेक्शन है. ठीक है. बेटा लूप ऑफ हेनले इट लाइज इन दी मेड्यूला. करेक्ट. इसके दो सेक्शन है, दो लिम्ब है. दिख रहा है आपको? तीन लिम्ब है टेक्निकली. तीन सेक्शन है, डिसेंडिंग लिम्ब, मेन लूप, असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. तो लूप ऑफ हेनले के दो सेक्शन है. मेन लूप कोई डिफरेंशिएशन पॉइंट नहीं है, इसलिए हम मेन लूप को इंक्लूड नहीं कर रहे, बट मेन लूप इज सेल्फ अंडरस्टूड. ठीक है. जो डिफरेंशिएशन, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो याद रखने वाले पॉइंट्स है, इसलिए हम उसको दो ही सेक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. लूप ऑफ हेनले के दो सेक्शन क्या क्या है? पहला सेक्शन क्या बेटा? असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग नहीं लिखते, पहले डिसेंडिंग लिख लेते हैं. इसमें आपको याद रखने वाली चीज है डिसेंडिंग लिम्ब. ठीक है. और यहां पे इट इज असेंडिंग लिम्ब. लिम्ब का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है. डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब, डिसेंडिंग लिम्ब द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल पास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहां से वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. सो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग. ठीक है. अब डायग्राम देखो बेटा. जनरली देखो, ये कोई बुक्स में दिया नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस इधर लगाएंगे. पीसीटी का फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अब अगर मैं ये बोल रहा हूं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, 90% of the GF, glomerular filtrate, 90% of the GF is absorbed in the PCT. तो PCT को बहुत ज्यादा कॉइल्ड होना पड़ेगा. ठीक है. आपको ये सेक्शन याद रखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके दो, और असेंडिंग लिम्ब है उसके भी दो सेक्शन होते हैं. थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट. ठीक है. अब इसमें जो थिक सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर है. इसमें बेटा डिसेंडिंग लिम्ब में जो थिक सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर है. असेंडिंग लिम्ब में जो डायग्राम है, असेंडिंग लिम्ब में जो थिक सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है. ठीक है. अब थिक सेगमेंट किसमें बना होगा? किससे बना होगा? सिंपल क्यूबॉइडल. यहां पे अब्जॉर्प्शन की जरूरत थी, पीसीटी में अब्जॉर्प्शन की जरूरत थी, इसलिए नेचर ने हमको मॉडिफिकेशन दिया है, दैट इज माइक्रोविलाई के सेल्स दिए हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स दिए हैं. बट लूप ऑफ हेनले में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा. लूप ऑफ हेनले इज एसोसिएटेड विद ऑस्मोरेगुलेशन, तो वहां पे माइक्रोविलाई की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट. सो थिक सेगमेंट किससे बना है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल.
वैसे ही थिन सेगमेंट किससे बना होगा? कॉमन सेंस। थिन सेगमेंट किससे बना होगा? क्यूबॉइडल से और छोटे। क्यूबॉइडल से और छोटे कौन से हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। सो थिक सेगमेंट बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थिन सेगमेंट बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड अगेन यू हैव अ थिक सेगमेंट। इज दैट वेरी क्लियर? सो डिसेंडिंग लिम्ब में भी डिसेंडिंग लिम्ब में दो सेक्शन है, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट। इसमें भी दो सेक्शन है बेटा, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट। थिक सेगमेंट किससे बना है? थिक सेगमेंट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल और थिक सेगमेंट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में थिक सेगमेंट इज शॉर्टर, असेंडिंग लिम्ब में थिक सेगमेंट इज लॉन्ग, असेंडिंग लिम्ब में थिक सेगमेंट इज लॉन्ग। इज दैट वेरी क्लियर? और फंक्शन के हिसाब से आपको याद करना है। फंक्शन के हिसाब से क्या याद करना है बेटा? ये आपको यहां पे मैं लिख देता हूं। फंक्शन के हिसाब से डिसेंडिंग लिम्ब इज मोर परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब इज मोर परमिएबल टू वाटर। मतलब यहां से बहुत ज्यादा क्या जाएगा? यहां से बहुत ज्यादा वाटर बाहर निकलेगा। एंड असेंडिंग लिम्ब is more permeable to salts. Ascending limb is more permeable to salt. Descending limb is more permeable to water. Ascending limb is more permeable to salt. This is one of the most important section जो आपको याद रखनी है। Very clear? अब तक जितना भी हमने पढ़ा that was pretty easy. ठीक है? And it is not really confusing. अब कंफ्यूज करने वाले पार्ट्स आपको आएंगे डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एग्जाम के टाइम पे आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब से इट इज मोर परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब इज मोर परमिएबल टू सॉल्ट। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज अगर हो गए ना, सब कुछ सब पानी में हम लोगे। ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब आप इसको याद कैसे करोगे? डिसेंडिंग लिम्ब पानी को नीचे लेके जा रहा है, जब पानी नीचे गिरता है, तो पानी जब नीचे गिरेगा इट विल मूव आउट। ठीक है। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो वाटर डज नॉट मूव आउट, है ना? अगर आप टैप ऑन करते हो तो कुछ छींटे इधर उधर उड़ते हैं ना, मतलब वाटर तो मूव्स आउट व्हेन इट इज कमिंग डाउन। बट व्हेन इट इज गोइंग अप, पानी इधर उधर उड़ता है क्या? प्रॉपर पाइप से जाता है, और जब आप टैप ओपन करते हो तो पानी नीचे आता है। करेक्ट? ये लॉजिक लगाना है आपको। दिस इज जस्ट अ बेसिक लॉजिक। जनरली क्लास होता तो इट इज the session would have been much more interactive. ठीक है। But we'll try to keep that particular pattern in your video lectures also. ठीक है। तो descending limb more permeable to water बेटा, ascending limb is more permeable to salts. चलो, shall we move on to the next section? Next section. सांस ले लो और मुझे भी लेने दो। ठीक है बेटा। तो PCT हो गया, LOH हो गया। LOH के बाद अभी हम लोग बात करेंगे the third section is DCT, distal convoluted tubule. DCT is called as distal convoluted tubule. ठीक है बेटा। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद facultative reabsorption, or this is also referred to as, or this is also called as selective reabsorption. Selective reabsorption तो हमने बात कर लिया, बट यहां पे जो selective reabsorption है, that selective reabsorption is also referred to as conditioned. फैकल्टेटिव का मतलब क्या बेटा? फैसिलिटी में जो काम करेगा।
अगर फैसिलिटी मिल रही है तो काम करूंगा, अगर नहीं मिल रही तो नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे ही फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कोई मैं बोलूंगा कंडीशनड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर, ठीक है। अब डीसीटी में कम कंडीशन हो रहा है ना, मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन इज एसोसिएटेड, दीस कंडीशंस आर हार्मोन्स, ठीक है। मतलब अगर हार्मोन रहा तो ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, हार्मोन नहीं रहा तो नहीं होगा, करेक्ट। सो मतलब यहाँ पे पीसीटी में क्या था, अब्जॉर्प्शन होना मतलब होना ही है, बट यहाँ पे इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो टेल मी, डू यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोविलाई सेल्स? जरूरत ही नहीं है ना। माइक्रोविलाई के सेल्स कहां पे ज्यादा जरूरत है, जहां पे ओनली अब्जॉर्प्शन होगा, एंड दैट इज इन द पीसीटी। So here these cells are also, these particular tubules are also made up of simple cuboidal epithelium and less brush bordered epithelium. Simple cuboidal epithelium and less brush bordered epithelium. ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, डायामीटर। द डायामीटर ऑफ पीसीटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ डीसीटी। डीसीटी इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन द डायामीटर, ठीक है। डायामीटर इज ऑफ पीसीटी इज लार्जर देन डीसीटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। डीसीटी जो है, डीसीटी प्लेज an important role, DCT plays an important role in, ठीक है, it plays an important role in formation of JGA, juxtaglomerular apparatus, ठीक है। juxtaglomerular apparatus ये अपन अलग से सेक्शन में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले सेक्शन में अपन juxtaglomerular apparatus कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ जेजीए। इसके बाद डीसीटी जो है, डीसीटी का रोल, डीसीटी देन कंपैरेटिवली connects to the connecting tubule, okay। And connecting tubule वही है बेटा, collecting tubule is also then made up of simple cuboidal epithelium। collecting tubule इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है from the exam point of view। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या थी वो एक क्विक रिकैप करेंगे and then we will wind up this particular section। इसके बाद वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, इसके बाद वाले सेक्शन में आज हम लोगों को नेफ्रॉन पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद वाले सेक्शन में we will talk about JGA, juxtaglomerular apparatus, ठीक है। A quick recap, we spoke about renal corpuscle and nephric tubule। renal corpuscle को हम क्या बोलते हैं, renal corpuscle को malphizian body। renal corpuscle किस चीजों से बना है, it is made of glomerulus and Bowman's capsule, ठीक है। फंक्शन ऑफ रीनल corpuscle is ultrafiltration, ठीक है। उसके बाद we started up with PCT is made up of simple cuboidal epithelium but more brush border। PCT का फंक्शन क्या है, selective reabsorption। approximately 90% of the glomerular filtrate is being absorbed। this statement is according to NCERT, ठीक है। then we continue to form loop of Henle। loop of Henle के दो हिस्से हैं, descending limb, ascending limb। descending limb is more permeable to water, ascending limb is more permeable to salts। very clear, ठीक है। descending limb has shorter thick segment, ascending limb has longer thick segment। उसके बाद हम आते हैं DCT पे। DCT में again it is made up of simple cuboidal epithelium but less number of brush border epithelium। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है। सो that is all with the ultra structure of nephron।